अगर ये बेटा हमारे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर के बारे में बात करें तो एक पॉइंट ऊपर से पकड़ते हैं और एक पॉइंट नीचे से। ऊपर वाले को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, नीचे वाले को अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अगर फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके पास होगी, तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर की तरह कॉइल्ड हो जाएगा। जैसे अगर लड़का है तो वो 12 से 14 साल के बीच में उसकी वॉइस डीपर होने लगेगी, उसकी मूछें आने लगेंगी, बियर्ड आने लगेगा, बॉडी मस्कुलर होने लगेगी। ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी एज के टाइम में कौन कराता है? एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। और गर्ल्स मेल की कंपेयर में थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनका प्यूबर्टी एज जो होता है वो 10 to 12 ईयर्स होता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। तो बेटा लास्ट क्लास में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा टेस्टिस के बारे में, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। आज मेरे सामने का व्यू देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का मतलब क्या है कि जो टेस्टिस हम लोगों ने पढ़ा है उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हुआ है, उस कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब उसके अंदर की चीज़ें कैसी होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, उनके बारे में बात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में आप देखेंगे कि टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है मेल बॉडी में, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हम लोगों का जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम कैसे बना है? डायग्राम मेरी सही नहीं है थोड़ा सा, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके किस तरीके से, और सुधार करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा और बेहतर की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है कि आप समझ जाएंगे इसमें से। चलिए, तो टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें हम लोगों ने टेस्टिस क्या होता है बेटा? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? बॉडी के आउटसाइड विद इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम, ब्लैक कलर से जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये स्क्रोटम है। और स्क्रोटम के अंदर हमारे ये दोनों टेस्टिस लोकेट करते हैं। अभी इनकी ट्यूब हम लोगों ने नहीं बनाया है क्योंकि वो अगले टॉपिक में आएगा। ठीक है, तो टेस्टिस देखिए, जो सबसे पहले मेन बात जिसके बारे में नहीं पता होता, या आपको और भी वीडियो अगर आप देखते होंगे तो उसमें नहीं मिलता होगा, तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस की लेयर के बारे में बात करते हैं, टेस्टिस के कोटिंग के बारे में। तो ये जो टेस्टिस होता है बेटा, ये 3 लेयर से मिलकर के कंपोज होता है। 3 लेयर कौन कौन सी? जाहिर सी बात है, एक आउटर होगी, एक मिडिल होगी, एक इनर होगी। तो जो आउटर लेयर है बेटा, सबसे बाहरी वाली, जो ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वजाइनलिस। ट्यूनिका वजाइनलिस। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, जिसको हम लोग वजाइना कहते हैं। तो वजाइना वर्ड से, अगर आप इसके बारे में नहीं सुने हैं कभी, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का और वजाइनलिस दिया है, तो आपको ये लगता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्यूनिका वजाइनलिस जो होता है ये टेस्टिस का एक्सटर्नल लेयर होता है। ठीक, वजाइना से इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। दूसरे लेयर के बारे में बात करें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमारे टेस्टिस की मिडिल लेयर है, जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रही है आप लोगों के सामने। इनर मोस्ट जो लेयर होगी वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहलाती है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा हमारे टेस्टिस की इनर मोस्ट लेयर है, जो कि रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रही है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस की लेयर आप लोगों को मालूम हो गई है और समझ में भी आया होगा। अब टेस्टिस, चूंकि इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाना है। तो एक्सटर्नल से बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो सबसे पहले ये तीनों लेयर मिलेंगी आपको। जैसे देखिए, ये ट्यूनिका वजाइनलिस जो हमारा है ये आउटर लेयर है, और ये हमारा जो होगा ये मिडिल लेयर होगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा आपकी इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर। ठीक, तो ये हो गई आउटर लेयर, और ये हो गई मिडिल लेयर, और ये हो गई इनर मोस्ट लेयर। 3 लेयर हो गए। इतना कन्फ्यूजन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग अब टेस्टिस के और अंदर पहुंचते हैं।
एक टेस्टिस को हमने बाहर निकाला, अब इसमें लेयर नहीं दिखाया हुआ है। इस टेस्टिस में बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि इनकी जो स्किन होती है बहुत टाइट नहीं होती, ये लूजली होते हैं। अब लूज इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जैसे गर्मी का समय अगर रहता है तो ये थोड़े से श्रिंक रहते हैं, और ठंडी के समय में होता है तो ये थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, थोड़े से टफ हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन होता है कि जो हमारे बॉडी का और टेस्टिस का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है, तभी ये अपने आप को लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, तभी ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब टेस्टिस के अंदर पहुंचेंगे तो टेस्टिस के अंदर बेटा ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जब हम बहुत करीब से अगर देखेंगे इनको तो इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर के बना होता है। एक टेस्टिस में ये कंपार्टमेंट का नंबर 250 होते हैं, मतलब ईच टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स विच इज कॉल्ड एज व्हाट, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक चीज समझ में आ गया कि टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेल टाइप के, अलग अलग डिविजन्स रहते हैं, और इनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़े हम लोग तो ये जो कंपार्टमेंट जैसे स्क्वायर में आपको दिख रहा है, एक स्क्वायर हमने निकाल लिया है यहाँ से। इस टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट थे, उसमें से एक कंपार्टमेंट को बाहर निकाला, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा है ये कौन सा है, जैसे ये 250 कंपार्टमेंट क्या थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल का। आप लिख सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे ब्लड वेसल, जो ग्रीन कलर से हमारे थ्रेड की तरफ फैली हुई है, ये सारे सेल को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, और ये ब्लड वेसल है। क्योंकि ये भी हमारे बॉडी की एक इंडिविजुअल सेल है, तो इनको भी नरिशमेंट चाहिए, इनको भी गैसेज एक्सचेंज करना है, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, इनको भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालना है। तो ये ब्लड वेसल हो गई, जो कि आर्टरीज और वेन्स में हमारे डिवाइड हो रहती है। एक्चुअली में ये जो ब्लड वेसल होती है बेटा, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड एक होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड इसका एसेसरी पार्ट कहलाता है। इसी के थ्रू हमारे आर्टरी और वेन्स इनसे जुड़े होते हैं। आर्टरीज क्यों जुड़े होंगे, क्योंकि ये सेल है तो इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, आर्टरीज से आएगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना इन सेल में, वो ब्लड में मिलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकलेंगी कहाँ से, वेन से निकलेंगी। तो यही जो एसेसरी पार्ट है इनको मिला करके स्पर्मेटिक कॉर्ड कहलाते हैं। क्योंकि स्पर्म बनने वाली जगह पे ये लोकेट होते हैं तो इनको स्पर्मेटिक कॉर्ड हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, इसको आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो ब्लड वेसल हमारा आ गया, ठीक है। ब्लड वेसल के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हो गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके अंदर का, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इनमें का। टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 यहाँ पे 3 आपके बने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये 3 ही नहीं होते, ये 1 से लेके 3 तक होते हैं। मतलब एक हमारा कंपार्टमेंट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 से कम नहीं रहेगा। हर एक सेल में मिनिमम 1 तो रहेगा ही। हम 3 बना करके यहाँ आपको शो कर रहे हैं। तो ये जो 3 रेड कलर से बने हुए हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके कहलाते हैं। इनको ज़रूरत क्या होती है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इनके बीच में हर एक जो ब्लू कलर से सेल बने हैं, इनके बीच में कुछ खाली स्पेस है, और इन खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब खाली जगह टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर की कुछ जगह खाली भी रहती हैं, और इसमें जो ब्लू कलर से सेल बने हुए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, वो कहलाते हैं लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। अब चूंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है तो चाहे इनको इंटरस्टिशियल सेल कह दीजिए, चाहे लीडिक सेल कह दीजिए। अब इन सेल्स का काम क्या है पहले वो देखते हैं। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल का जो काम होता है हार्मोन को प्रोड्यूस करना, मेल सेक्स हार्मोन। अब यहाँ पे देखिए इनका काम क्या है, हार्मोन को प्रोड्यूस करना। हार्मोन ये 2 तरीके के प्रोड्यूस करते हैं बेटा, एक कहलाता है एंड्रोजन और एक दूसरा होगा टेस्टोस्टेरोन। दोनों का अलग अलग काम है। एंड्रोजन का जो काम होता है वो प्यूबर्टी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आप देखते हैं कि जब इंसान जो लड़का है या लड़की है, जब वो प्यूबर्टी एजेस पे वो पहुंचता है
तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। जैसे अगर लड़का है तो वो 12 से 14 साल के बीच में उसकी वॉइस डीपर होने लगेगी, उसकी मूछें आने लगेंगी, बियर्ड आने लगेगा, बॉडी मस्कुलर होने लगेगी। ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी एज के टाइम में कौन कराता है? एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। और उसी समय रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका एक्टिव हो जाता है, गैमीट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। गैमीट का फॉर्मेशन कौन कराता है? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन गैमीट का फॉर्मेशन शुरू करा देता है प्यूबर्टी एज में, और एंड्रोजन प्यूबर्टी चेंजेस करा देता है। ठीक है, तो मेल्स में जो होते हैं प्यूबर्टी एज वो 12 से 14 साल है, 12 to 14 ईयर्स। और गर्ल्स मेल की कंपेयर में थोड़ा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनका प्यूबर्टी एज जो होता है वो 10 to 12 ईयर्स होता है। ठीक है, तो ये हो गए हार्मोन के बारे में लीडिक सेल की वजह से। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना स्ट्रक्चर टेस्टिकुलर लोब्यूल का तो हमने पढ़ लिया, सारे पार्ट्स कवर किए। अब जो इनके बीच में रेड कलर से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जिसको हमने अभी बचा के रखा था, अब इसको अगर हम कट करते हैं, अब ये एरो देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये कंपार्टमेंट है और बीच में रेड वाला क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को बेटा जब हम कट करेंगे तो कट करने के बाद हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस कैसे दिखेगा? अगर ये बेटा हमारे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर के बारे में बात करें तो एक पॉइंट ऊपर से पकड़ते हैं और एक पॉइंट नीचे से। ऊपर वाले को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें, नीचे वाले को अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अगर फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके पास होगी, तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर की तरह कॉइल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब वैसा ही स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर में भी डीएनए की तरह जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको अगर हम बीच में से काट देंगे और काटने के बाद इसके एंड को देखेंगे तो ये सर्कल आपको दिख रहा है, यही सर्कल आपका ये बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ से कट किया और साइड से जब देखेंगे नीचे से तो उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसके अंदर इस तरीके के 2 तरीके के सेल यहाँ पाए जाते हैं। सिर्फ 2 तरीके के होंगे, इसके अलावा तीसरा नहीं होगा। वो 2 तरीके के सेल क्या कहलाते हैं? जैसे देखिए, एक साइज में थोड़े से बड़े दिख रहे हैं जो ब्लैक कलर से बने हैं, इनको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल। और एक साइज में छोटे हैं रेड कलर से जो दिख रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स सेल क्यों कहते हैं? नर्स सेल इसलिए कहते हैं कि सर्टोली सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द जर्म सेल। मतलब कि सर्टोली सेल का काम होता है जर्म सेल को नरिशमेंट देना। और दूसरा, जर्म सेल का काम क्या है? जर्म सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या मेल गैमीट। ठीक, जर्म सेल हमारे डिवाइड करके मैच्योर होकर के मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाते हैं या स्पर्म बन जाते हैं। और इनको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट 2 स्टेजेस में पड़ती है। एक तो बच्चे का अगर बर्थ हुआ है तो बर्थ होने के बाद प्यूबर्टी के एज तक उसके बॉडी में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहे, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये सेल प्रेजेंट तो हैं, भले काम नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रेजेंट है। अगर इनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे, फिर प्यूबर्टी के एज के बाद स्पर्म्स नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इनको नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार जर्म सेल अगर बन भी गए तो जब तक ये बाहर नहीं निकल रहे हैं तब तक ये सर्टोली सेल में इनका मुंह घुसा हुआ रहेगा, इम्बेडेड रहेगा। तो उससे भी सर्टोली सेल से ये नरिशमेंट लेते रहेंगे ताकि ये डिफेक्टिव ना होने पाए। ठीक, तो दोनों सिचुएशन में इनको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक मैच्योर हो जाने के बाद इनका सर सर्टोली सेल में इम्बेडेड रहेगा, किस लिए? नरिशमेंट लेने के लिए। और एक प्यूबर्टी एज से पहले भी इनको जिंदा रखने के लिए नरिशमेंट की ज़रूरत होगी जो सर्टोली सेल प्रोवाइड करेगा। इसीलिए सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं, ये आप मार्क किए रहिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। जो साइज में बड़े वाले हैं वही सर्टोली सेल है। अब चूंकि इनके पास लार्ज अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल है तो इसीलिए साइज इनका बड़ा है, और जिसके पास रिजर्व फूड मटेरियल लार्ज अमाउंट में नहीं है वही जर्म सेल है। तो लार्ज और स्मॉल को आप याद किए रहिएगा। सर्टोली सेल में आप देखिए कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल, और जर्म सेल में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टू मेल गैमीट। अब यही हमारा स्पर्म जो कहलाता है, यही मेल गैमीट हमारे मेल बॉडी का है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये सर्टोली सेल में हमारा मेल जर्म सेल मैच्योर होने के बाद इम्बेडेड रहेगा, और वहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे स्पर्मिएशन।
स्पर्मिएशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग मेल गैमीट और स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल इज नोन एज स्पर्मिएशन। जैसे देखिए शॉर्ट में एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाए कि ये हमारा एक ये स्ट्रक्चर हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इसमें एक सर्टोली सेल है और जब मेल गैमीट हमारा बन जाएगा तो ये इसी में हमारा कैसा रहेगा, एम्बेडेड रहेगा। इसका जो सर रहेगा वो इसी में एम्बेडेड रहेगा। और जब ये यहाँ से रिलीज़ होगा, जब ये यहाँ से रिलीज़ होगा तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन, क्योंकि यहाँ से अलग होगा तभी तो वो मेल बॉडी से बाहर निकलेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टेस्टिस आपका कवर हो गया। आपका ये दोनों, अगर इसको बेहतर ढंग से समझना है तो आपको पहला और दूसरा दोनों वीडियो देखना पड़ेगा। ये टेस्टिस का पार्ट 1 था, इसके पहले वाला वीडियो जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये हमारा सेकंड पार्ट था टेस्टिस का, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे हम लोगों को भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो एंड भी जल्दी होगा और बहुत कम समय में आपको जल्दी जल्दी वीडियो इसकी मिलती रहेगी। उसके बीच में कोई नहीं चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।